गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। दंत शरण आज का आपका टॉपिक है। दंत शरण दांतों में जो बीमारियां लग जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो क्या है देखते हैं इस टॉपिक में। दंत शरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनय शनय मतलब धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। दांतों पे इनेमल पाया जाता है। हमारे जो दांत हैं वही स्माइल का प्रतीक है। स्माइल जो इसके फेस पे होती है उसी से सब बात करना पसंद करते हैं। तो चाहे कोरोना हो, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, आपको नॉर्मल रहना है। दिस इज़ द फैक्ट। नॉर्मल रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, जो भी है सब सही है, जैसा है सब अच्छा है। तो इस कोरोना काल में पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। घर पे रहिए और किताब है तो किताब से पढ़िए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पढ़िए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखिए, सुनिए बस ध्यान से। दंत शरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। दांतों के इनेमल के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी अपन खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या, बैक्टीरिया हमारे भोजन में भी होते हैं, तो वो इस ग्लूकोज पे शर्करा पर क्रिया करके एसिड बना लेते हैं। तब इनेमल क्या हो जाता है, जो इनेमल दांतों में पाया जाता है, जो हमारी दांतों की चमक के लिए जिम्मेदार है। तो दांत जब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है, अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। दांतों में धीरे धीरे इनेमल हटने लगेगा, हम कुछ खाना खाएंगे तो, और वो बैक्टीरिया खाने के शुगर पे काम करेंगे, शर्करा पर ग्लूकोज में काम करेंगे, जो हमारा खाना कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बना रहा है उस पर काम करेंगे, एसिड बनाएंगे। तो एसिड से इनेमल जो है वो बिखर जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और अनेक कोशिका खाद्य कणों के साथ ही भोजन के साथ मिल जाते हैं सेल्स में, तो दांतों पे चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, जिसे पीलिया रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीलिया रोग, जिससे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो प्लाक दांतों को ढक लेता है, जो अम्ल को न्यूट्रल कर देता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है, तो दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न, अब क्वेश्चन आ गए हैं। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? देखिए इसका आंसर क्या होगा। स्वयंपोषी पोषण मतलब पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और CO2 की प्रेजेंस में। विषमपोषी पोषण का मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए। जैसे हम पौधों पर निर्भर हैं, पौधों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे अन्न है, जैसे गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, चावल हुआ, सभी पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम उन पौधों पर निर्भर हैं, तो हम विषमपोषी पोषण हो गए। ठीक है, तो अंतर ऐसे ही आप लिख सकते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो समपोषी पोषण, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए वो विषमपोषी पोषण में आते हैं। ओके, ऐसे ही 3-4 लाइनें आप डिफरेंस बना सकते हैं खुद ही। जैसे पेड़ पौधे समपोषी पोषण, गन्ना है, मक्का है, बाजरा है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। चावल है, ये एग्जाम्पल्स हो गए समपोषी के और विषमपोषी के। मनुष्य, जानवर, और उसके अलावा छोटे छोटे परजीवी जो मैंने आपको बताए थे, परजीवी जैसे जूं, किलनी, ये जो जानवर में लग जाते हैं ये भी विषमपोषी पोषण है और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। विषमपोषी पोषण में इनके एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सनलाइट से, धूप से प्राप्त होती है, और CO2 ये वायुमंडल से प्राप्त होती है, और पानी जो हम देते हैं भूमि से ही प्राप्त होता है, वो भी धरती से प्राप्त होता है पानी, और खाद्य पदार्थ, और जैसे खनिज पदार्थ, जैसे गाय भैंस का गोबर पौधों में डाल देते हैं, तो ये खनिज पदार्थ जरूरी होते हैं। आवश्यक कच्ची सामग्री हो गई। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या? धूप, पानी, और गोबर, और खाद जो हमारे मार्केट्स में मिलती है, यूरिया तैयार की जाती है, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हो गई, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में, पेट में अम्ल की बहुत भूमिका है। जो एसिड होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। HCl प्रोटीन को और भोजन को पचाने का काम करता है। एसिड होता है वो भोजन को पचा देता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आमाशय में अम्ल की ये भूमिका है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम एक
कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। पाचक एंजाइमों का यही कार्य है। ये अपने पेट में एंजाइम्स, अग्नाशय में एंजाइम्स और लार में एंजाइम्स जो बताए थे मैंने आपको पिछली क्लास में, तो पाचक एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर यही होगा पाचक एंजाइमों का। ओके, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो मुझसे सवाल पूछिए कमेंट करके। पाचक एंजाइम खाना पचाने में हेल्प करते हैं, जैसे लार में लाइपेज, अग्नाशय में होता है एंजाइम। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप इसमें वापस से क्लास को बैक करके देख सकते हैं, दूसरी वाली क्लास में, कल वाली क्लास में देख सकते हैं। पाचक एंजाइम टाइलिन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ये सब एंजाइम पचाने में भोजन को हेल्प करते हैं। और हमारे आमाशय में LCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। प्रोटीन को सोख लेता है। जैसे दालों में प्रोटीन होता है तो दालों में प्रोटीन को ऑब्जर्व कर लेता है अमीनो एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो पेट में उपस्थित होता है वो उसको एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं भोजन का। ठीक है, पाचक एंजाइम भी भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए इसमें उपयोग होता है पाचक एंजाइम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्ध आंत्र को कैसे विकल्पित किया गया है? छोटी आंत बड़ी आंत क्या करते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसको तो पेट में रक्त बन जाता है। शुद्धांत्र से खाना जाता है अपनी फिल्टर मशीन अपनी किडनी होती है, किडनी मतलब रक्त। अपनी किडनी में खाना पहले ग्रसिका से जाएगा, फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो खाने लायक होता है वो पच जाता है, बाकी फिल्टर होने के लिए किडनी में चला जाता है। किडनी को वृक्क बोलते हैं हिंदी में, और किडनी में छन के यूरिन के द्वारा और मलद्वार द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, जो खाने योग्य होता है वो तो अवशोषित हो जाता है, और जो नहीं खाने योग्य है वो अब उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, डन। तो आज के ये क्वेश्चन आंसर हो गए। कितने मैंने करवा दिया आपको? 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखिए, समझिए, सुनिए, बस सुनना समझना है, बाकी आंसर्स आप खुद कर सकते हैं। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा। पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर्स ऑटोमेटिक मिलने लग जाएंगे। सवाल के अंदर ही आंसर छुपा होता है। ओके।